वालेकुम अस्सलाम, वेलकम बैक बेटा। बेटा लाइट तो नहीं आई, लेकिन वी विल ट्राई कि जब तक लैपटॉप हमारा साथ देता है तब तक हम ये चीज़ें क्लियर कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। और उम्मीद है कि 20-25-30 मिनट तो चल जाएगा। 20%, 18% पे है, 7 मोड पे और चल जाएगा इंशाल्लाह बेटा। 30 मिनट्स तक चल जाएगा इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, आ रही है बेटा। तो आप लोगों ने भी पढ़ा है कि क्या होती है प्राइमरी और सेकेंडरी वो डीलिंग से कैसे होता है। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जल्दी से बताएं कि हीलिंग ऑफ स्किन वुंड वाज बोथ एपिथेलियल रीजनरेशन होती है और फॉर्मेशन ऑफ स्कार कनेक्टिव टिश्यू की हीलिंग हो रही होती है, जिसमें हमने डिस्कस करना है कि फर्स्ट डिटेंशन एंड सेकेंड डिटेंशन। 3 फेजेस होती हैं बेटा इसकी वुंड हीलिंग की, जिसके अंदर पहला इन्फ्लेमेशन होता है, प्रोलिफरेशन होता है और मैचुरेशन होता है। ये 3 फेजेस होती हैं वुंड हीलिंग की। इन्फ्लेमेशन में क्या होता है? वेरी गुड आफ्टरनून रोजू बेटा। Initial injury causes platelet adhesion and aggregation and formation of clot in the surface of the wound leading to inflammation। ये हमने वेलकम एग्जैक्टली वेलकम बैक, ये हमने रोशन विल्सन में भी पढ़ा था जब हम वुंड हीलिंग की बात कर रहे थे, तो उसमें हम इन्फ्लेमेशन, प्रोलिफरेशन और मैचुरेशन के बारे में भी डिस्कस किया था एग्जैक्टली। ओके, इन्फ्लेमेशन होगी, प्लेटलेट एडिशन और एग्रीगेशन होती है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एडिशन एंड एग्रीगेशन? मैंने आपको बताया था कि अगर एक आके प्लेटलेट सरफेस के साथ अटैच होता है तो दैट इज नोन एज एडिशन, और एडिशन के ऊपर अगर बाकी प्लेटलेट्स आके अटैच होना शुरू हो जाते हैं तो दैट इज एग्रीगेशन। तो ये एडिशन और एग्रीगेशन होएगी। दूसरे में प्रोलिफरेशन होएगी, जिसमें ग्रेनुलेशन टिश्यू बन रही होती है। इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू की प्रोलिफरेशन हो रही होती है एंड री एपिथेलाइजेशन ऑफ द वुंड सरफेस, और जो वुंड एज होते हैं उनके अंदर री एपिथेलाइजेशन हो रही होती है, क्लोजन सिक्रीट हो रहा होता है। और मैचुरेशन के अंदर इन्वॉल्व एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स डेपोजिशन होएगी, टिश्यू रिमॉडलिंग होएगी एंड एट द एंड वुंड कंट्रैक्ट करेगा और वुंड मैच्योर होके जो सरफेसेस हैं वो हील आउट हो जाती हैं। इसकी स्टेजेस भी आती हैं, उसके लिए भी रेडी ना हो। अब हीलिंग बाय फर्स्ट डिटेंशन में क्या होता है कि जो वुंड होता है दैट इज क्लीन अनइन्फेक्टेड सर्जिकल इंसिजन कोई भी हो सकता है, लाइक कहीं पे भी कोई कट लग जाता है या कोई सर्जरी करवाते हैं, तो जब सर्जिकल इंसिजन दिया जा रहा होता है तो वहाँ पे ए सेप्टिक टेक्निक, सॉरी ए फेब्राइल नहीं, ए सेप्टिक टेक्निक यूज़ की जा रही होती है कि उस एरिया को क्लीन किया जा रहा होता है विद सिपेट स्वैब एज वेल एज अल्कोहल स्वैब एज वेल एज विद पायोडीन, तो उसको कहा जाता है वुंड इज क्लीन। तो उस एरिया को क्लीन करने के बाद सर्जिकल कट दिया जाता है। Such as healing is referred to as healing by primary union or by first detention. The incision causes the death of limited number of epithelial and connective tissue cells and disruption of epithelial basement membrane continuity. मिनिमम लॉस ऑफ टिश्यू एग्जैक्टली होता है। इंसिजन क्या करता है? लिमिटेड नंबर ऑफ एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू का लॉस हो रहा होता है, और एट द एंड री एपिथेलाइजेशन हो रही होती है टू क्लोज द वुंड अकर्स विद द फॉर्मेशन ऑफ रिलेटिवली थिन देन स्कार बनना शुरू हो जाता है। थिन स्कार बेटा। ओके, ये बेटा डिफरेंस है दोनों के अंदर कि प्राइमरी हीलिंग क्या हो रही होती है और सेकेंडरी हीलिंग क्या हो रही होती है। डिटेल तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि प्राइमरी हीलिंग के अंदर बेटा क्या होता है। सबसे पहले ये होता है कि जो टिश्यू लॉस है वो मिनिमल होता है। अगर कहीं पे कट लगता है तो वो मिनिमल लॉस होता है, और जो एजेस होते हैं उनकी अप्रॉक्सीमेशन अच्छी हो जाती है। सबसे पहले उस एरिया के अंदर जो कट वाला एरिया होता है वहाँ पे कट वाले एरिया के जो एजेस होते हैं उनकी अप्रॉक्सीमेशन हो रही होती है, एक्सुडेशन ऑफ ब्लड होती है। उसके बाद
जो एज होता है दोनों के दरमियान, जो दोनों एज मिल रहे होते हैं उनके अंदर एक स्कैल फॉर्मेशन हो रही होती है। स्कैल फॉर्मेशन होने के बाद वहाँ पे ग्रेनुलेशन टिश्यू ग्रो करती है, देन प्रोलिफरेशन होती है। एट द एंड जैसे ही प्रोलिफरेशन हो रही होती है तो वहाँ पे फिब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी इनहांस हो जाती है। अब फिब्रोब्लास्ट दो काम कर रहे होते हैं, एक तो क्लोजन को सिक्रीट कर रहे होते हैं, दूसरा मैक्रोफेजेस को ट्रिगर कर रहे होते हैं, स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। अब जैसे ही मैक्रोफेजेस जितने ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे क्लोजन सिक्रीट होएगा, तो जो एजेस हैं उनकी अप्रॉक्सीमेशन अच्छी हो जाएगी। अप्रॉक्सीमेशन होगी क्लोजन सेक्रीट होने के बाद एज आपस में मीट कर चुकी होती हैं, और उसके बाद जो स्कार है उसकी एवेस्कुलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है। तो बेटा ये 5 से 4 स्टेप जो आपको बताए हैं ये आपने याद रखने हैं कि प्राइमरी रिटेंशन के अंदर क्या क्या हो रहा होता है। पहली चीज़ तो ये है कि जैसे ही कट लगेगा तो उस एरिया के अंदर ब्लड होएगा, एक्सुडेशन ऑफ ब्लड होना शुरू हो जाएगी। एक्सुडेशन ऑफ ब्लड होएगी तो उसके साथ साथ जैसे ही सरफेस एक दूसरे को मीट कर रही होती हैं तो वहाँ पे स्कैब फॉर्मेशन होएगी। दूसरे स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप के अंदर बेटा ग्रेनुलेशन टिश्यू की फॉर्मेशन होती है। चौथे स्टेप के अंदर बेटा प्रोलिफरेशन हो रही होती है। और पांचवें स्टेप के अंदर जो फिब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी है वो इनहांस हो जाती है। अब फिब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी जैसे ही इनहांस होएगी तो वो दो काम कर रहे होते हैं। वन इज सिक्रीशन ऑफ कोलेजन एंड सेकंड वन इज स्टिमुलेशन ऑफ माइक्रोफेजेस। तो दोनों काम सेम टाइम पे करते हैं। माइक्रोफेजेस भी सिक्रीट होते जाते हैं ताकि अगर कोई सेल डेब्रीज पड़ी हैं तो उसको रिमूव किया जा सके। और एट द एंड जो कोलेजन है या जो स्कार है वो मिच्योर हो जाता है। मिच्योर होने के बाद उसके अंदर एवेस्कुलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है कि ब्लड वेसल या ब्लड सप्लाई जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। उसको कहा जाता है हीलिंग बाई प्राइमरी रिटेंशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस डायग्राम में शो हुई हैं। स्कैब फॉर्मेशन के ऊपर देखिएगा लिखा हुआ है, स्कैब फॉर्मेशन है न्यूट्रोफिल्स माइक्रोफेजेस फिब्रोब्लास्ट को एक्टिवेट कर रहा होता है और कोलेजन सिक्रीट होता है। एट द एंड जो वूंड है वीक्स के अंदर नॉर्मल बन जाता है, नॉर्मल हील आउट हो जाता है और ऐसे होता है जैसे पहले इधर वूंड हुआ ही नहीं था। अब जो सेकेंडरी टेंशन होती है, सेकेंडरी टेंशन में पहली चीज़ तो ये है कि जो टिश्यू होएगी एक्सटेंसिव इंजरी होती है, उसकी लार्ज अमाउंट में इंजरी होना शुरू हो जाती है। इसमें जैसे ही इंजरी होएगी तो वहाँ पे एक तो ब्लड होएगा और साथ में जो डैमेज टिश्यू होती है वहाँ से फिब्रिन सिक्रीट होना शुरू हो जाता है ताकि क्लॉट फॉर्मेशन हो सके। अब उसमें भी फिब्रिन सिक्रीट होता है, लेकिन जो स्कैब फॉर्मेशन जब हो रहा होता है प्राइमरी टेंशन में वहाँ पे भी फिब्रिन सिक्रीट हो रहा होता है, लेकिन जो सेकेंडरी टेंशन है उसके अंदर फिब्रिन सफिशिएंट अमाउंट में सिक्रीट होता है। उसके बाद ये जो सेकंड स्टेप में वही होता है जो फर्स्ट में स्कैब फॉर्मेशन हो रही होती है, सेकंड के अंदर भी स्कैब फॉर्मेशन होती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि सेकंड रिटेंशन के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है वो प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए चलती रहती है। तो प्राइमरी रिटेंशन में एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है, ये इन्फ्लेमेशन हुई और रिजॉल्व होना शुरू हो जाती है। और सेकेंडरी रिटेंशन के अंदर एक्यूट इन्फ्लेमेशन उन एरिया के अंदर शुरू हो जाती है जहाँ पे टिश्यू डैमेज हुए थे। उसके बाद ये इन्फ्लेमेशन क्या करवाती है, इन्फ्लेमेशन के फ़ायदे भी हैं नुकसान भी हैं। इन्फ्लेमेशन अगर होएगी तो उसके साथ इंटरल्यूकन 1 रिलीज़ होना शुरू हो जाता है जो कि आके थर्मोस्टेट को टेम्परेचर को चेंज कर देता है, साथ में फीवर होना शुरू हो जाता है। अब ये फीवर बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करवाता है। जैसे बैक्टीरियल ग्रोथ इनहिबिट होएगी तो जो वूंड का साइज़ है, वूंड हीलिंग जल्दी होना शुरू हो जाएगी, वूंड का साइज़ डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। वूंड का साइज डिक्रीज होएगा, अगेन ग्रेनुलेशन टिश्यू सिक्रीट होती है, ग्रेनुलेशन टिश्यू सिक्रीट होने के साथ प्रोलिफरेशन होती है। ग्रेनुलेशन टिश्यू के नीचे अगेन फिब्रिन सिक्रीट होता है और फिब्रिन क्या करता है, उस क्लॉट को डेंस करना शुरू कर देता है और उस क्लॉट नीचे जैसे ही डेंस होता है तो जो सरफेस होती है ग्रेनुलेशन टिश्यू वहाँ पे भी स्कार फॉर्मेशन, स्कार डेंस होना शुरू हो जाता है और एट द एंड वो स्कार कंप्लीट बन चुका होता है। लेकिन ये मंथ लेता है। अगर एक प्राइमरी टेंशन हो तो प्राइमरी टेंशन में विद इन वीक हील आउट हो जाता है। ठीक है, अब इसको हीलिंग बाय सेकेंडरी यूनियन या सेकेंडरी टेंशन लाइक सिग्नल वुंड्स दैट क्रिएट्स लार्ज डिफेक्ट्स ऑन द स्किन सरफेस causing extensive loss of cell and tissue. The healing of these wounds involves intense inflammatory reactions हो सकती हैं, formation of appendant collagenation granulation tissue हो सकती है और extensive
क्लोजन डेपोजिशन हो जाती है। अब इनके नुकसान यही है कि अगर क्लोजन डेपोजिशन ज़्यादा होएगी तो दैट विल लीड टू ए क्लाइड फॉर्मेशन। इसके अलावा अगर अपेंडेंट अमाउंट में ग्रेनुलेशन टिश्यू बन गई है, ग्रेनुलेशन टिश्यू अपेंडेंट अमाउंट में बन गई है तो उसकी प्रोटीन होना शुरू हो जाती है और ये क्या करती है कि रीएपिथलाइजेशन को इनहिबिट कर देती है और उसको कहा जाता है प्राउड फ्लश। इसके अंदर बेटा दो चीज़ें मैंने बताई हैं कि फॉर्मेशन ऑफ अबेंडेंट ग्रेनुलेशन टिश्यू। अगर अबेंडेंट ग्रेनुलेशन टिश्यू बन गई है उसकी प्रोटीन होना शुरू हो जाएगी और प्रोटीन होने के रिजल्ट में ये एपिथलाइजेशन को रीएपिथलाइजेशन को ब्लॉक करती है या इनहिबिट करती है, तो उस टाइम उसको कहा जाता है दैट इज प्राउड फ्लश, प्राउड PROUDFLESH। और अगर एक्सटेंसिव अमाउंट के अंदर कोलेजन डिपॉजिट्स हो गया है किसी एरिया के अंदर तो ये भी एक प्रोट्रूड ट्यूमर काज करता है, ये प्रोट्रूड स्कार फॉर्मेशन होती है जिसको कहा जाता है किलाइड। Leading to formation of substantial scar which generally contracts. The basic mechanism of healing by both mechanism is similar mostly, लेकिन secondary intentions के अंदर inflammation हो रही होती है जो primary में कम होती है। The following are pathological aspects of abnormal wound healing or tissue repair. Defect scar formation हो सकती है, excess formation of repair components split हो सकती हैं और formation of contractures हो सकती हैं। रीएपिथलाइजेशन बेटा जो एपिथेलियम जैसे पहले थी उसी की तरह, जैसे ग्रेनुलेशन टिश्यू सेक्रेट हो रही होती है तो एपिथेलियम को रीग्रो करवा रहे होते हैं। रीएपिथलाइजेशन का मतलब ये है कि जैसे पहले एपिथेलियम बन थी उसी तरह की दोबारा एपिथेलियम की फॉर्मेशन होना, रीएपिथलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू। ओके, इसके अलावा डेफिशिएंट स्कार फॉर्मेशन, inadequate formation of granulation tissue or assembly of scar can lead to two types of complication। ये जो complications होती हैं वुंड की, इसके अंदर बेटा इन्फेक्शन आ सकता है, वुंड डाइसेंस आ सकती है। वुंड डाइसेंस मैं पहले भी आपको बता रहा था कि जो दोनों सरफेसेस हैं या एज ऑफ बोथ सरफेसेस हैं वो सेपरेट हो जाती हैं। लाइक अगर अब्डामिनल सर्जरी हुई है तो जो अब्डामन है उसको अप्रॉक्सीमेट किया हुआ है, स्विचर्स लगाए हुए हैं, तो पेशेंट्स ने अगर मैकेनिकल इंजरी की मैकेनिकल फोर्स लगाई है तो वो दोनों एजेस हैं वो खुल गई हैं, ये स्टिच रिमूव हो गए हैं, तो उसको कहा जाता है वुंड डाइसेंस, कि वुंड्स का खुल जाना। इसके अलावा डाइसेंस ऑफ फ्रैक्चर ऑफ वुंड मोस्टली कॉमन आफ्टर अब्डामिनल सर्जरी एंड ड्यू टू इंक्रीज अब्डामिनल प्रेशर। वॉमिटिंग हो सकती है, कफिंग हो सकती है और इंक्रीज अब्डामिनल प्रेशर हो सकता है। और दूसरा होता है अल्सरेशन। वुंड कैन अल्सरेट बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट वेस्कुलराइजेशन। फॉर एग्जांपल लोअर एक्सट्रीमिटीज वुंड ड्यू टू एथरोस्क्लेरोटिक पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज हो सकती है या डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजह से अल्सरेशन हो सकती है। इसके अलावा क्लाइड फॉर्मेशन मैंने बता दिया है, इन्फेक्शन बता दिया है, और ये बाकी दो कॉम्प्लिकेशन होती हैं। और दूसरी बेटा इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पहला डेफिशिएंट स्कार फॉर्मेशन, और डेफिशिएंट स्कार फॉर्मेशन के अंदर दो चीज़ें आती हैं, वन इज वुंड डाइसेंस एंड अदर वन इज अल्सरेशन। इसके अलावा एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ रिपेयर प्रोसेस कैन गिव राइज टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन लाइक हाइपरट्रॉफिक स्कार एंड किलाइड्स। Hypertrophic scars, accumulation of excessive amount of collagen causing a raised scar, generally develops after thermal or traumatic injury that involves the deep layer of the dermis। आपने कहीं पे देखा होगा कि थर्मल या ट्रोमेटिक इंजरी हुई है या बर्न हुआ है तो उस एरिया के अंदर हाइपरट्रॉफिक स्कार्स आर नॉर्मल। इसके अलावा क्यूलाइड फॉर्मेशन होती है, स्कार टिश्यू ग्रोज बिहाइंड द बाउंड्रीज ऑफ द ओरिजिनल वुंड एंड डज नॉट रीग्रेस, कॉल्ड एज किलाइड। किलाइड के अंदर भी बेटा एक्सेसिव अमाउंट में कोलेजन डिपॉजिट्स अगर हो गया या कम्युलेट हो गया है जिसकी वजह से वहाँ पे स्कार की प्रोटीन हो रही है तो उसको भी कहा जाता है किलाइड फॉर्मेशन है। किलाइड और हाइपरट्रॉफिक स्कार फॉर्मेशन। देखिएगा ये किलाइड है, ए के अंदर और बी के अंदर स्कार फॉर्मेशन है।
ठीक है, तो इस तरह अगर प्रोट्रियन हो रही है तो दैट विल लीड टू किलाइड फॉर्मेशन। इसके अलावा कंट्रैक्चर्स हो सकते हैं। कंट्रैक्चर रिजल्ट टू एग्जैजरेशन ऑफ contraction in the size of the wound. Contractures are common on the palm of the hand, sole of the feet, and interior aspects of the thorax. Contractures are commonly seen after serious burns and can compromise the movement of joint. लाइक ये ओके कंट्रैक्चर्स और क्लाइड बेटा क्लाइड्स दोबारा बता देता हूँ। ये कंट्रैक्चर्स आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं पे बर्न इंजरी हुई है या कोई भी इंजरी हुई है तो उसके बाद ये कंट्रैक्चर्स नॉर्मल होती हैं। स्पेशली बर्न्स के बाद ये जो कंट्रैक्चर्स होते हैं ये कॉमन लगकर होना शुरू हो जाती हैं। एंड दैट्स ऑल आई थिंक। विद इन टाइम लिमिट हमने कंप्लीट कर लिया। अच्छा क्लाइड बेटा मैं ये बता रहा था कि अगर एक्सेसिव अमाउंट में क्लोजन डेपोजिशन हो गई है या अकमुलेशन हो गई है तो उस वजह से उस एरिया के अंदर प्रोटीन होना शुरू हो जाती है। लाइक ये जो आप फिग ए है इसके अंदर ये देखिएगा कि ये क्लाइड फॉर्मेशन हुई हुई है। ओके आप इसको एक दफ़ा पढ़ें, उसके बाद बेटा स्लाइड डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। आज हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं, फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं, वुंड हीलिंग बाय प्राइमरी और सेकेंडरी टेंशन ये हमने डिस्कस किया है। ठीक है, ये दो चीज़ें डिस्कस कर लें और पढ़ लें। अभी 10 मिनट है आपके पास, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे और एट द एंड अल्लाह हाफिज़। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह अडीम और शॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, और तलहा कंट्रैक्चर परमानेंट होते हैं लेकिन कंट्रैक्चर्स को रिलीव किया जा रहा होता है सर्जरी से ना। अगर रिलीव नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली परमानेंट हो जाते हैं, लेकिन सर्जरी करके ना सर्जरी से पार्शली उनको रिमूव किया जा रहा है, रिलीव किया जा रहा होता है एरिया को ना। सर कंट्रैक्चर तो मसल में बेटा मसल में होते हैं एग्जैक्टली, हैंड के अंदर हो रहे होती हैं, पाम ऑफ दी हैंड के अंदर, फीट के अंदर।